हाय, दिस इज़ गीतांजलि। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं पोक्सो एक्ट को। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने सेक्शन नंबर 15 तक कवर कर लिया है। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 16 से। सेक्शन 16 से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर 4। चैप्टर 4 डील करता है अबेटमेंट ऑफ एंड अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। यहाँ सेक्शन 16 डील करता है अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस से। किसे हम अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस कहेंगे? यहाँ पे कहते हैं अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु फर्स्ट इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट ऑफेंस। देखिए, आपको ध्यान होगा अबेटमेंट हमें आईपीसी में कहाँ पर डिफ़ाइन की गई है? 107 में। ठीक है, तो सेम उसी तरह की डेफिनेशन यहाँ पर है। ये कहते हैं अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस, एक पर्सन ने किसी को अबेट किया हुआ तब माना जाएगा हु फर्स्ट इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट ऑफेंस, जब वो किसी और पर्सन को इंस्टिगेट करता है उस ऑफेंस को करने के लिए। सेकेंड, एंगेजेस विद वन और मोर अदर पर्सन और persons in any conspiracy for the doing of that offense if an act or illegal omission take place in pursuance of that conspiracy and in order to doing of that offense। यहाँ पे फर्स्ट में क्या था कि एक पर्सन ने दूसरे को इंस्टिगेट किया। सेकंड में ये क्या कह रहे हैं कि एक पर्सन, मान लीजिए ये पर्सन ए है, ये एंगेज करता है किसी और को, बी को या बी सी डी किसी को भी, इन एनी कॉन्स्पिरेंसी फॉर डूइंग दैट ऑफेंस। ये ए इंस्टिगेट कर रहा है, ये ए एंगेज हो रहा है, दूसरों के साथ मिल रहा है, ए बी सी डी के साथ, और किस लिए मिल रहा है? किसी ऑफेंस को करने के लिए। इफ़ एन एक्ट और इलीगल ओमिशन टेक प्लेस इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी, अगर इनके साथ मिलकर जिस कॉन्स्पिरेसी के लिए, जिस ऑफेंस की कॉन्स्पिरेसी ये कर रहे थे, अगर उस ऑफेंस के लिए ये कोई एक्ट या ओमिशन, इलीगल ओमिशन कर देते हैं तो ये क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा अबेटमेंट। थर्ड, ये कहते हैं इंटेंशनली एड बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन डूइंग ऑफ दैट ऑफेंस। इंटेंशनली एड, देखिए यहाँ पे अब 3 क्लासिफिकेशन हो गई। फर्स्ट तो था कि उसने इंस्टिगेट किया, सेकंड में था कि वो दूसरों के साथ एंगेज हो जाता है, थर्ड में है कि वो इंटेंशनली एड करता है। आगे एक्सप्लेनेशन 1 में कहते हैं अ पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय विलफुल कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट विच ही इज बाउंड टू डिस्क्लोज वॉलंटरली कोज और प्रोक्यूर्स or attempt to cause or procures a thing to be done is said to instigate the doing of that offense। यहाँ पे कह रहे हैं कोई एक पर्सन विलफुली मिसरिप्रेजेंटेशन करता है या फिर जानबूझकर किसी मटेरियल फैक्ट को छुपाता है जिसके लिए वो बाउंड है डिस्क्लोज करने के लिए, और जानबूझकर कुछ ऐसी चीज़ करने को कहता है जो कि ऑफेंस है, तो ये सभी क्या माने जाएंगे? अबेटमेंट। एक्सप्लेनेशन 2, whoever either prior to or at the time of commencement of an act does anything in order to facilitate the commission of that act and thereby facilitate the commission thereof is said to aid the doing of that act। यहाँ पे कह रहे हैं इस एक्ट के आने से पहले या इस एक्ट के आने पर अगर कोई पर्सन किसी ऑफेंस को करने के लिए दूसरे को फैसिलिटेट करता है तो ये माना जाएगा कि उसने उस अबेट किया है। एक्सप्लेनेशन 3, यहाँ पे कहते हैं whoever employ harbors receives or transport a child by means of threat or use of force or other form of coercion, abduction, fraud, deception, abuse of power or of position or giving or receiving of payment or benefit to achieve the consent of a person having control over another person for the purpose of any offense under this act is said to aid the doing of that act। यहाँ पे कह रहे हैं कोई भी पर्सन जो कि किसी चाइल्ड को हार्बर करता है, लेता है या ट्रांसपोर्ट करता है बाय मींस फोर्स का यूज़ करके, कोअर्जन, एब्डक्शन, फ्रॉड या डिसेप्शन का यूज़ करके, या फिर जिस पर्सन का उस बच्चे के ऊपर कंट्रोल है उसको पेमेंट करता है, उसको पैसे देकर उससे कंसेंट ऑब्टेन कर लेता है उस ऑफेंस को करने के लिए, तो कहा जाएगा कि वहाँ उस पर्सन ने अबेटमेंट करी है। आई होप सेक्शन 16 क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 16 में ध्यान रखना है
कि अबेटमेंट को इन्होंने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और साथ ही 3 ही यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 17 पर। सेक्शन 17 है पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट। यहाँ पे कहते हैं whoever abates any person under this act, if the act abated is committed in consequence of the abatement shall be punished with imprisonment provided for that offence। अगर कोई ऑफेंस करने के लिए अबेट किया और वो ऑफेंस हो जाता है तो जो मेन ऑफेंस की पनिशमेंट होगी वही सेम पनिशमेंट के लिए वो अबेटर लायबल होगा। Explanation: an act or offence is said to be committed in consequence of abatement when it is committed in consequence of instigation or in pursuance of conspiracy or with the aid which constitute the abatement। मतलब ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्लियर कर रहे हैं कि अबेटमेंट, जैसा कि इन्होंने सेक्शन 17 में कहा कि अगर अबेटमेंट से वो ऑफेंस हो जाता है तो वो पर्सन लायबल होगा। तो ये जो अबेटमेंट है वो सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग होने चाहिए, मतलब या तो वो 3 इनकी एक्सप्लेनेशंस में फॉल करे या फिर जो ऊपर 3 क्लासिफिकेशन करी हैं उनमें फॉल करे। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 18 पर। सेक्शन 18 डील करता है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। यहाँ पे कहते हैं हु अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट or to cause such an offence to be committed, and in such attempt does any act toward the commission of the offence shall be punished with imprisonment of any description provided for the offence for a term which may extend to 1/2 of the imprisonment of life, or as the case may be 1/2 of the longest term of the imprisonment provided for that offence or with fine or with both। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर किसी ने अटेम्प्ट किया है तो उस अटेम्प्ट के केस में अगर लाइफ इम्प्रिजमेंट है तो 1/2 ऑफ द लाइफ इम्प्रिजमेंट, अगर लॉन्गेस्ट पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है तो 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट पनिशमेंट के लिए वो पर्सन लायबल होगा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5 जो कि डील करता है प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस से। सेक्शन नंबर 19 डील करता है रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस से। यहाँ ये सबसेक्शन 1 में कहते हैं नोटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन CRPC any person including the child who has apprehension that an offence under this act is likely to be committed or has knowledge that such an offence has been committed, he shall provide such information to special juvenile police unit और लोकल पुलिस। यहाँ पे क्या कहते हैं CRPC में कुछ भी कहा गया है उसके अलावा कोई भी पर्सन, इसके अंदर चाइल्ड भी इंक्लूड होता है, जिसको ये एप्रीहेंशन है कि कोई ऑफेंस पोक्सो में, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट में कोई ऑफेंस होगा या उनको ऐसी नॉलेज हुई है तो वो इस बारे में, वर्ड है शैल प्रोवाइड, तो वो इस बारे में इंफॉर्मेशन किसे देंगे, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को या फिर लोकल पुलिस को। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 में कहते हैं एवरी रिपोर्ट गिवन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी ascribed an entry number and recorded in writing, be read over to the informant, shall be entered in a book to be kept by police unit। अब जब ये स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को या फिर लोकल पुलिस को बताया जाएगा तो वो उस पर एंट्री नंबर चढ़ाएंगे, इसे रिटन में रिकॉर्ड करेंगे, पढ़कर इंफॉर्मेंट को सुनाएंगे और साथ ही इसकी बुक में एंट्री करेंगे। सबसेक्शन 3 में कहते हैं where the report under subsection 1 is given by a child, the same shall be recorded under subsection 2 in simple language so that the child understand the content being recorded। अगर बच्चे ने दिया है तो एक ईजी लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि उसको पढ़कर सुनाना है तो उसे समझ आना चाहिए। सबसेक्शन 4 में कहते हैं इन केस कंटेंट्स आर बीइंग रिकॉर्डेड इन द लैंग्वेज नॉट अंडरस्टूड बाय द चाइल्ड और हाउएवर और whatever it is deemed necessary, a translator or an inscriptor having such qualification, experience and on payment of such fees as may be prescribed shall be provided to the child if he fails to understand the same। ये कह रहे हैं अगर बच्चे ने कोई इन्फॉर्मेशन दी है और वो जिस लैंग्वेज में रिकॉर्ड की गई है वो उस चाइल्ड को समझ में नहीं आती है तो इस केस में ज़रूरी होगा कि एक ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर जिनको क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है एक फ़ीस पे करके ये उस बच्चे को जिस लैंग्वेज में समझ में आती है उस लैंग्वेज में बताएंगे। सबसेक्शन 5 में कहते हैं वेयर दी स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस इज सेटिस्फाइड दैट द चाइल्ड अगेंस्ट हूम एन ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड इज इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन देन इट
shall, after recording the reason in writing, make immediate arrangement to give him such care and protection, including admitted the child into shelter home or to nearest hospital within 24 hours of the report as may be prescribed। ये कहते हैं जब किसी बच्चे ने या किसी पर्सन ने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को या फिर लोकल पुलिस को, और वो सेटिस्फाई होते हैं कि जिसके अगेंस्ट ये ऑफेंस हुआ है उसको केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो रीज़न रिकॉर्ड करके इमीडिएटली वो उसे शेल्टर होम में या फिर नियरेस्ट हॉस्पिटल में भेजेंगे विदिन 24 आवर्स जब से उन्हें ये रिपोर्ट मिली है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 6। यहाँ कहते हैं द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस शैल without unnecessarily delay but within a period of 24 hours report the matter to the child welfare committee and special courts, or where no special court has been designated, to the court of session, including need of child for care and protection and step taken in this regard। यहाँ पे कहते हैं स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या फिर लोकल पुलिस बिना किसी डिले के विदिन 24 आवर्स इस मैटर को रिपोर्ट करेंगे, बताएंगे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को या फिर स्पेशल कोर्ट को, अगर कोई स्पेशल कोर्ट नहीं है तो कोर्ट ऑफ सेशन को, और साथ ही ये भी बताएंगे कि इस चाइल्ड को केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। सबसेक्शन 7 में कहते हैं नो पर्सन शैल इनकर एनी लाइबिलिटी whether civil or criminal for giving the information in good faith for the purpose of subsection 1। अगर किसी पर्सन ने गुड फेथ में इंफॉर्मेशन दी है सबसेक्शन 1 में तो उसके अगेंस्ट ना तो कोई सिविल लाइबिलिटी बनती है और ना ही क्रिमिनल इस इंफॉर्मेशन को देने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 20 जो कि डील करता है ऑब्लिगेशन ऑफ मीडिया, स्टूडियो एंड फोटोग्राफिक फैसिलिटीज़ टू रिपोर्ट केसेस। यहाँ पे कहते हैं एनी पर्सन ऑफ मीडिया और होटल और लॉज और हॉस्पिटल और क्लब और स्टूडियो और फोटोग्राफिक फैसिलिटीज़ by whatever name called, irrespective of the number of persons employed therein, shall, on coming across any material or object which is sexually exploitative to the child, including pornographic, sexually related or making obscene representation of a child or children, through the use of any media, shall provide such information to the special juvenile police unit or local police as the case may be। यहाँ पे कहते हैं कोई भी मीडिया के पर्सोनल्स, होटल, लॉज, हॉस्पिटल, क्लब, स्टूडियो या फिर किसी फोटोग्राफिक फैसिलिटीज़ के पर्सोनल्स, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, कितने भी पर्सन एम्प्लॉय हों वहाँ पर, अगर उन्हें किसी ऐसी मटेरियल या ऑब्जेक्ट के बारे में पता चलता है जो कि सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेटिव है किसी चाइल्ड के लिए, तो इस केस में अगर किसी भी मीडियम से अगर उन्हें ऐसा पता चलता है तो वो इसकी इंफॉर्मेशन स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को या फिर लोकल पुलिस को देंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 21 जो कि डील करता है पनिशमेंट फॉर फेलियर टू रिपोर्ट और रिकॉर्ड अ केस। ये कह रहे हैं any person who fails to report the commission of an offence under subsection 1 of section 19 or section 20, or who fails to record such an offence under subsection 2 of section 19 shall be punishable with imprisonment of either description which may extend to 6 months with fine or with both। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कहते हैं 19(1) में अगर किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, अगर आपको ध्यान हो तो 19(1) में हमने क्या पढ़ा था कि CRPC में जो भी दिया हुआ है उसके अलावा अगर किसी भी पर्सन को एप्रीहेंशन होता है कि इस एक्ट में, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट में कोई ऑफेंस होने वाला है, तो इस केस में वो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को या लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। अगर उन्हें पता चल गया, नॉलेज है, फिर भी अगर वो इन्फॉर्म नहीं करते हैं, या फिर ये कहते हैं सेक्शन 20 में क्या था कि मीडिया, स्टूडियो, फोटोग्राफिक फैसिलिटीज़ को अगर कहीं से भी पता चलता है कि कोई भी सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेटिव ऑब्जेक्ट या मटेरियल यूज़ हो रहा है और वो उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, तो इस केस में ये कह रहे हैं, या फिर इन्होंने कहा है सेक्शन 19 सबसेक्शन 2। सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 में क्या था कि जब पुलिस ऑफिसर को इस तरह की रिपोर्ट की जाएगी तो वो इसकी एंट्री करेंगे और पढ़कर सुनाएंगे और एक एंट्री नंबर देंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इस केस में ये पर्सन लायबल होंगे 6 मंथ्स तक की इम्प्रिजमेंट के लिए, साथ में फ़ाइन या फिर ये दोनों। नेक्स्ट है कहते हैं सबसेक्शन 2 में एनी पर्सन बीइंग in charge of any company or any institution
by whatever name called who fails to report the commission of an offence under subsection 1 of section 19 in respect of the subordinate under his control shall be punished with the imprisonment for a term which may extend to 1 year or and with फाइन। यहाँ पे कह रहे हैं कोई भी पर्सन अगर वो किसी कंपनी या इंस्टीट्यूशन का इंचार्ज है और वो सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 में यानी उसको पता चला कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस एक्ट में कोई ऑफेंस होने वाला है, उसको नॉलेज है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस यूनिट को या लोकल पुलिस को नहीं देता है, तो इस केस में वो लायबल होगा 1 ईयर तक की पनिशमेंट के लिए और साथ में फ़ाइन। ध्यान रहे वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे 1 ईयर एंड विद फाइन। ऊपर था 6 मंथ्स और विद फाइन, या तो 6 मंथ्स या फिर फाइन या फिर ये दोनों, पर यहाँ पे है 1 ईयर और साथ में फाइन तो होगा ही। उसके बाद सबसेक्शन 3 में कहते हैं द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई टू चाइल्ड अंडर दिस एक्ट। अगर बच्चे ने नहीं बताई है तो बच्चा फिर पनिशेबल नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 22 पे। सेक्शन 22 है पनिशमेंट फॉर फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे कहते हैं सबसेक्शन 1 में एनी पर्सन हु मेक्स फॉल्स कंप्लेंट और प्रोवाइड फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 3579 solely with the intention to humiliate, extort, threaten, defame him shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine or both। आगे कहते हैं वेयर, यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर किसी पर्सन ने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है सेक्शन 3579 में, एक बार मैं क्लियर करूँगी 3579 क्या है। सेक्शन 3 में था पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, 3 में था पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, 5 में था एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्शन 7 में था सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्शन 9 में था एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। अगर इसके रिगार्डिंग किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो वो पर्सन लायबल होगा 6 मंथ्स तक की इम्प्रिजमेंट के लिए, साथ में फाइन या फिर दोनों। सबसेक्शन 2 में कहते हैं वेयर द फॉल्स कंप्लेंट हैज़ बीन मेड और फॉल्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय अ चाइल्ड नो पनिशमेंट शैल बी इम्पोज ऑन द चाइल्ड। अगर बच्चे ने ऐसी कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है चाइल्ड ने तो वो पनिशेबल नहीं होगा। सबसेक्शन 3 में कहते हैं whoever not being a child makes a false complaint provide false information against a child knowing it to be false thereby victimizing such child in any of the offence under this act shall be punished with imprisonment which may extend to 1 year with fine or with both। यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई पर्सन जो कि चाइल्ड नहीं है और उसने फॉल्स कंप्लेंट करी है अगेंस्ट अ चाइल्ड makes a false complaint or provide false information against a child knowing it to be a false। मतलब सबसेक्शन 1 में क्या था कि किसी पर्सन ने फॉल्स कंप्लेंट करी है 3579 में किसी पर्सन के अगेंस्ट, पर यहाँ पे किसी पर्सन ने कंप्लेंट करी है किसी चाइल्ड के अगेंस्ट जानते हुए कि वो गलत है और उस चाइल्ड को विक्टिम बनाया है, तो इस केस में ये पर्सन लायबल होगा 1 ईयर तक की पनिशमेंट के लिए, साथ में फाइन या फिर ये दोनों। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 23 जो कि डील करता है प्रोसीजर फॉर मीडिया। यहाँ पे सबसेक्शन 1 में कहते हैं नो पर्सन शैल मेक एनी रिपोर्ट और प्रेजेंट कमेंट्स ऑन एनी चाइल्ड फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ मीडिया और स्टूडियो और फोटोग्राफिक फैसिलिटीज़ विदाउट हैविंग कंप्लीट एनी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन विच मे हैव द इफेक्ट ऑफ लॉरिंग हिज रेपुटेशन और इन्फ्रिंजिंग अपॉन हिज प्राइवेसी। यहाँ पे कह रहे हैं कोई भी पर्सन कोई रिपोर्ट या फिर कमेंट नहीं करेगा किसी चाइल्ड के ऊपर मीडिया या स्टूडियो में जहाँ पर उसको कंप्लीट या ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन ना हो, जिससे कि किसी की प्राइवेसी या रेपुटेशन इन्फ्रिंज हो सकती है उस इन्फॉर्मेशन के पब्लिश होने से। तो जब तक वो पर्सन इस बात से सेटिस्फाइड नहीं होता है कि ये ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन है तब तक वो उसको पब्लिश नहीं कर सकता। सबसेक्शन 2 में कहते हैं नो रिपोर्ट इन एनी मीडिया शैल डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड इंक्लूडिंग हिज नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ, फैमिली डिटेल, स्कूल, नेबरहुड और एनी पर्टिकुलर विच में लेड टू डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड। यहाँ पे कहते हैं कोई भी पर्सन की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी। जैसा कि आपको आईपीसी में पता होगा 228A ऑफ आईपीसी में क्या है कि जहाँ पर भी रेप विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, अगर की जाती है
तो वो पर्सन लायबल होगा 228A में। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से अगर किसी चाइल्ड के अगेंस्ट कोई ऑफेंस हुआ है तो उस चाइल्ड का नाम, उसकी आइडेंटिटी, उसकी फ़ोटोग्राफ, किसी तरह की डिटेल पब्लिश नहीं की जाएंगी। प्रोवाइडेड दैट फॉर रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, स्पेशल कोर्ट competent to try the case under the act may permit such disclosure if in its opinion such disclosure in the interest of the child। पर कह रहे हैं कि अगर स्पेशल कोर्ट को ही लगता है कि आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना चाइल्ड के इंटरेस्ट में है तो उनसे परमिशन लेने के बाद ही ये डिस्क्लोज होगा। नेक्स्ट है सबसेक्शन 3, द पब्लिशर और ओनर ऑफ द मीडिया और स्टूडियो और फोटोग्राफिक फैसिलिटीज शैल बी जॉइंटली और सेवरली लायबल फॉर द एक्ट एंड ओमिशन ऑफ हिज एम्प्लॉय। यहाँ पर ये ध्यान रहे कि पब्लिशर और ओनर लायबल होंगे जॉइंटली एंड सेवरली। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी उन्होंने काम किया उसके लिए। नेक्स्ट है सबसेक्शन 4, एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावीन द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 शैल बी लायबल टू बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ पीरियड विच शैल नॉट बी लेस देन 6 months बट विच में एक्सटेंड टू 1 year और विद फाइन और बोथ। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर उस आइडेंटिटी को वो डिस्क्लोज करते हैं तो वह इसी सेक्शन में, सेक्शन 23 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट में ही लायबल होंगे। सबसेक्शन 4 में, जिसमें कि वो लायबल होंगे 6 months से लेकर 1 year तक की इम्प्रिजमेंट के लिए, साथ में फ़ाइन या फिर ये दोनों। ध्यान रहे आईपीसी में जब सेक्सुअल ऑफेंसेस की विक्टिम, रेप विक्टिम की अगर आइडेंटिटी डिस्क्लोज की जाती है तो 228 में लायबल होता है, 228 ऑफ आईपीसी में। पर अगर किसी चाइल्ड की आइडेंटिटी पॉक्सो एक्ट में डिस्क्लोज की जाती है तो वो पर्सन लायबल होगा 23 सबसेक्शन 4 में।